Friends, so today we are going to deal with a topic which is titled as post-colonial literature in English in India. अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को जानने से पहले हमें पोस्ट कॉलोनियलिज़म को जानना पड़ेगा और पोस्ट कॉलोनियलिज़म को जानने से पहले हमें कॉलोनियलिज़म को जानना पड़ेगा। तो कॉलोनियलिज़म एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे नेशंस पे राज किया, डोमिनेट किया, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को भी डोमिनेट किया। वैसे टाइम पीरियड को हम लोग कॉलोनियलिज़म कहते हैं। अब पोस्ट कॉलोनियलिज़म का मतलब ये होता है जब हमें उनसे आज़ादी मिल गई, बहुत सारे फाइट के बाद हमें लिब्रेशन मिला और वो हमारे नेशंस को, इंडिया को छोड़कर चले गए, वैसे टाइम पीरियड को हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज़म कहते हैं। तो उनका जो भी इन्फ्लुएंस पड़ा हम पे, जब वो हम पे राज किए, तो उनका जैसा भी इन्फ्लुएंस हम पे पड़ा वैसे इन्फ्लुएंस को राइटर्स अपने लिटरेचर में दिखाते थे। अब हम लोग जानते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर किसे कहा जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एक ऐसे लिटरेचर को कहा जाता है जो कि उन लोगों द्वारा लिखा गया जो कॉलोनाइज्ड थे। अब कॉलोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? कॉलोनाइज्ड का मतलब होता है जो लोग, वैसे नेशंस जो उनके अंडर थे, जिन पे राज हुआ, जिन पे उन लोगों ने डोमिनेट किया, वैसे नेशंस को कॉलोनाइज्ड नेशन कहा जाता है और वैसे लोगों को कॉलोनाइज्ड पीपल कहा जाता है। और जिन्होंने हम पे राज किया उन्हें कॉलोनाइज़र्स कहा जाता है। तो जो कॉलोनाइज़र्स थे उस वक्त उन्होंने हम पे क्या अत्याचार किया या फिर क्या उन्होंने हमारे साथ अच्छी चीज़ें की, वो उन लोगों द्वारा लिखा जाना जो कि उस वक्त कॉलोनाइज थे या फिर सबजुगेट थे, वैसे लिटरेचर को हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में राइटर्स ने बताया कि उन लोगों का, कॉलोनाइज़र्स का, उन्होंने जब हमें डोमिनेट किया तो हमारे लाइफ पे उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, क्या असर हुआ, और वो चीज़ वो अपने राइटिंग्स में दिखाते थे। तो वैसे लिटरेचर को हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। ये जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था वो 20th सेंचुरी के मिड में इमर्ज हुआ, निकल कर आया, जब बहुत सारे कॉलोनाइज्ड नेशन अपनी आज़ादी के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए उन कॉलोनाइज़र्स से फाइट कर रहे थे। तब जो लिटरेचर निकल कर आया उसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। अब हमारा आज का टॉपिक है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया। तो अब पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर किसे कहते हैं? तो पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हम वैसे लिटरेचर्स को कहते हैं जो लिटरेचर इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखे गए लेकिन इंग्लिश में लिखे गए, ऐसे लिटरेचर को आज पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो लिखे गए वो किन थीम्स पे बेस्ड थे, उनकी फ़ीचर्स क्या थी। तो जो सबसे पहले और सबसे मेन थीम रहता था पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स का, वो होता था आइडेंटिटी। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और किसी भी इंसान के लिए आइडेंटिटी कितना ज़रूरी है। अगर मेरी एक अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी तो मुझे किसी और इंसान से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। आज के सोसाइटी में अगर किसी इंसान की आइडेंटिटी नहीं होती है, पहचान नहीं होती है अपनी, तो उसे इन्फीरियर माना जाता है। और किसी इंसान की आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी बहुत अच्छी होती है तो उसे सुपीरियर माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हम लोगों के चैनल में, जिसका नाम है शाम्भवी वंशिका, वहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल का एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग नाम है, जिस वजह से आप उस चीज़ को सर्च करते हो तो आपको हमारी वीडियोस को देखने के लिए मिलती है। इसी तरह से आप किसी और चैनल को सर्च करते हो, उनका नाम डालते हो तो आपको उनके वीडियोस देखने को मिलती है। तो हम, मेरे चैनल में और उनके चैनल में एक डिफरेंस है, एक नाम का डिफरेंस है, कंटेंट का डिफरेंस है। तो ये एक किसी भी चीज़ का पहचान है, तभी उस पहचान के चलते ही आप हम लोगों को देख पा रहे हो, सर्च कर पा रहे हो।
तो किसी भी इंसान की आइडेंटिटी भी उसी तरह से बहुत ही ज़रूरी होती है। आइडेंटिटी होना उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर उनकी आइडेंटिटी नहीं है तो उनकी एग्जिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है। तो आइडेंटिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और जब हम लोग कॉलोनाइज थे, उन कॉलोनाइज़र्स के अंडर हम लोग जब कॉलोनाइज थे तो हमारी आइडेंटिटी छीन सी गई थी। अब कोई भी अगर हमें जानेगा तो उनके नाम से जानेगा कि वो हम पे राज करे, वो हम लोगों को डोमिनेट करे। हमारी खुद की तो कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं उस वक्त, खुद की कोई पहचान नहीं थी। दैट्स वाई आइडेंटिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा। और जब हमें उनसे आज़ादी मिली तब उस आइडेंटिटी को थीम बनाया राइटर्स ने अपने लिटरेचर्स में, अपनी राइटिंग्स में उसे थीम बनाया। और वहाँ पे उन्होंने शो किया कि कैसे एक आइडेंटिटी हमसे जो छीन ली थी कॉलोनाइज़र्स ने, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले अगर हमें इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है तो हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। देन दूसरा जो थीम था वो इथनिसिटी का थीम था, जहाँ पे लोगों ने, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये जो रिलीजन्स होते हैं, इन रिलीजन्स के लोग अपने जो इनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते हैं, अपनी जो कल्चर होती है, हम हिंदू है तो हमारी एक अलग कल्चर है, हम मुस्लिम है तो हमारी एक अलग कल्चर है। तो इन चीज़ों को कौन जानेगा जो उस धर्म से, उस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है। तो वैसे लिटरेचर्स जो उन लोगों द्वारा लिखे गए जो एक पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे, वैसे लिटरेचर्स को उन लोगों ने दिखाया कि जिसमें उन्होंने अपने धर्म को, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, अपने कल्चर्स को बहुत ही अच्छे से शो किया। तो वैसे लिटरेचर्स को भी एक थीम बनाया गया और उसे हम पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में देख सकते हैं। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट थीम था वो था कास्ट आइडेंटिटी। अब कास्ट भी, हमारा जो कास्ट है वो भी एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए आइडेंटिटी का चीज़ होता है। हमारी आइडेंटिटी हमारे कास्ट से भी जानी जाती हैं। तो हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 तरह के कास्ट में हमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, देन शूद्र आते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें वहाँ पंडित्स को देखने के लिए मिलता है, तो उन्हें एक सुपीरियर कास्ट का माना जाता है। दिन जो शूद्र होते हैं उन्हें एक इन्फीरियर कास्ट का माना जाता है। तो हम ये भी जानते हैं कि पुराने समय से ही जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो सुपीरियर कास्ट होते हैं, वो हमेशा से लोअर कास्ट के लोगों पे राज करना चाहते, उन्हें डोमिनेट करते और ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते जिससे वो उन्हें इन्फीरियर शो कर सके। तो कास्ट आइडेंटिटी में वो जो नीचे तबके के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, वो लोगों ने भी अपनी एक लिटरेचर लिखी जिसे हम दलित लिटरेचर के नाम से जानते हैं। और उन लोगों के ऊपर भी लिटरेचर्स लिखी गई, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी उसको शो करने के लिए। तो कास्ट आइडेंटिटी भी एक बहुत ही सही थीम रहा पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के द्वारा। लेकिन अब आता है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म भी किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप किस नेशन से बिलोंग करते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपका नेशन आपको प्रोटेक्ट कर पा रहा है, आपका देश आपको प्रोटेक्ट कर पा रहा है, जब दूसरे देश आप पर हमला करते हैं तो आपका देश आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपका देश किस लिस्ट में आता है, सुपीरियॉरिटी के लिस्ट में, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो नेशनलिज्म को भी एक बहुत ही अच्छा थीम माना गया पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। अगर हम किसी अच्छे नेशन से बिलोंग कर रहे हैं, वो नेशन बहुत ही पावरफुल है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमें उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। देन जो नेक्स्ट थीम था वो था वॉइस ऑफ इंडियन वीमेन। अब हम जानते हैं कि वीमेन की जो वॉइस होती है उसे बहुत पुराने समय से ही दबाया जा रहा है, लेकिन पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वीमेंस ने अपनी राइटिंग्स में वीमेन के लिए फ़ाइट की। उनकी जो एक लेवल होना चाहिए उसके लिए भी उन लोगों ने फ़ाइट किया और बहुत ही अच्छी अच्छी उन लोगों ने राइटिंग्स की।
अब जो नेक्स्ट थीम है वो है हाइब्रिडिटी, जिसका मतलब होता है क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि किसी भी दो कल्चर को मिला के एक न्यू कल्चर का फॉर्मेशन करना, उसे हम लोग हाइब्रिडिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी वेस्टर्न कल्चर को और ईस्टर्न कल्चर को मिला के एक न्यू कल्चर को राइटर्स ने अपने राइटिंग्स में शो किया। देन नेक्स्ट जो थीम है वो है वॉइस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। जब लोग माइग्रेट करते थे, एक जगह से वो दूसरे जगह जाते थे, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री जाते थे, फॉरेन कंट्रीज़ जाते थे, तो उन्हें बहुत ही ऐसा फील होता था कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, उनकी कोई मतलब उतनी वैल्यू नहीं होती थी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो वो लोग खुद को बहुत ही अलग मानते थे उन फॉरेन कंट्री के लोगों से। तो वैसे लिटरेचर्स जो उन लोगों द्वारा लिखे गए जो माइग्रेट किया फॉरेन कंट्रीज़ में और उन्होंने वहाँ पे क्या फ़ील किया, ऐसे लिटरेचर्स को हम लोग डायस्पोरा के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मेन थीम रहा पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। अब हम लोग जानते हैं कि वो कौन से राइटर्स थे जिन्होंने कॉलोनाइज्ड इंडिया के बारे में लिखा। तो कॉलोनाइज्ड इंडिया की जो हालात थी उसमें लिखने में सबसे बड़ा हाथ था रविंद्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, प्रेमचंद्र का, ओ चंदू मेनन, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। ये राइटर्स ने कॉलोनाइज्ड इंडिया की हालात के बारे में बहुत ही अच्छे से अपने राइटिंग्स में लिखा है। अब कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जो उस वक्त हो रहे सोशल इशूज़ के बारे में भी लिखा है। अब वो सोशल इशूज़ कौन कौन सी थी, जैसे कि सती, विडो आइसोलेशन, चाइल्ड मैरिज, जेंडर बायसनेस, बहुत सारी तरह की सोशल इशूज़ थी जिसके बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखा, रिफॉर्मिस्ट ने लिखा कि किस तरह से समाज में बदलाव आना चाहिए। तो उसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केसी सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ज्योतिबा फूले, ये बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट और राइटर्स आते जिन्होंने सोशल इशूज़ के खिलाफ लिखा। अब फीमेल राइटर्स का बहुत महत्व था पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। उन्होंने अपने राइटिंग्स में कॉलोनाइज्ड इंडिया के बारे में भी लिखा और फीमेल की हालात के बारे में भी लिखा कि कैसे उन्हें उनके साथ जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रेस की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसमें मंजू कपूर, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, किरण देसाई, कमला दास, शशि देशपांडे और बहुत सारी राइटर्स शामिल हैं। तो ये जो टॉपिक था यही था आज का हमारा पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट। थैंक यू।